banks provide a service that's called bank for collection. What does that mean? मैं बहुत अमीर आदमी हूँ सब, ओके? मेरे पास बहुत बिल ऑफ एक्सचेंज है, बहुत सारे बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरे पास, अलग-अलग डेटर ने एक्सेप्ट किया हुआ है। किसी का ड्यू डेट 9 अप्रैल है, किसी का 10 अप्रैल है, किसी का 11 अप्रैल है, किसी का 10 मार्च, किसी का 10 जून, किसी का 12 जून, 15 जून, हर दूसरे दिन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू हो रहा है। अगर मैं सबके घर में भागता फिर पैसा लेने, मैं तो पागल हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन हैंड ओवर ऑल द बिल्स टू द बैंक। फिर बैंक जाएगा, सबके घर से पैसा लेके आएगा वसूली भाई, और वो सारा पैसा मेरे को दे दे। इसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक। सिंपल। कलेक्शन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक, कलेक्शन सर्विस, इसको बोलते हैं बैंक फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं? बैंक फॉर कलेक्शन। समझ में आया? If I have many bills, I'll give those bills to the bank. जिसका due date आएगा, they will collect and they will give me the money. क्या फोकट में देगा ये? They will always charge some charges. They are called as bank charge. क्या कहते हैं? वो बैंक में डिपॉजिट करके उनसे पैसा नहीं लेते। इसमें क्या होता है? जब बैंक में डिपॉजिट करके उनसे लेगा ना, उसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको ज्यादा पे करने पड़ते हैं। लेकिन जो कलेक्शन चार्जेस होता है ना, वो बहुत डिस्काउंट चार्ज 10,000 है तो कलेक्शन चार्जेस 1,000, इतना फर्क है। 10%, 10:1 का फर्क रहता है। तो ये 200 तो वो 20 रुपए है, ऐसा। समझ आया? तो आपके ऊपर, अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए आज ही, तो आप डिस्काउंट करवा, आप वेट कर सकते हो, क्योंकि कलेक्शन सर्विस में आपको इमीडिएटली पैसा मिलने वाला नहीं है। हेलो, ड्यू डेट पे वो ड्यू डेट पे कलेक्ट करेगा सबसे, और आपको पैसा दे देगा चार्जेस काटने के बाद। बात समझ में आई? लेकिन याद रखना, चार्जेस तभी कटेंगे अगर उसने कलेक्ट, अगर वहां से डिसऑनर हो गया बिल तो चार्जेस कटेगा। वसूली भाई का एक ही काम था, वसूली। अगर वसूली नहीं कर पाया तो कोई चार्जेस मिलने वाला नहीं, ऐसा। समझा? याद रखना। अब लेट्स रिवाइज दोस पॉइंट्स क्विकली जो दिया हुआ है। ये सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है। एक दो पॉइंट्स मैंने छोड़े हुए हैं, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मीनिंग देखो, इट्स अ रिटर्न ऑर्डर। प्रॉमिस को कट करके लिखो, रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर लिखो, रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर। इट्स अ रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर मेड बाय अ डेटर टू अ क्रेडिटर, made by a debtor to a creditor, order, sorry, promise, make the change. It's an unconditional promise made by a creditor upon a debtor. ऐसा लिखो, made by a creditor upon a debtor. सर मतलब जो था वो सही था, प्रॉमिस है ही नहीं वो, इट्स एन ऑर्डर। अभी आपको बोला प्रॉमिस है, क्या बोल रहे हो? अभी आपको बोला सॉरी प्रॉमिस ही है, नहीं प्रॉमिस, अभी आपको बोला। सुनो, अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट। प्रॉमिस है ना, प्रॉमिसरी नोट में होता है। प्रॉमिसरी नोट में आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा, वो छोटा सा पार्ट है इसका। इसमें लिखो, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर मेड बाय अ क्रेडिटर अपॉन अ डेटर। It's an unconditional order made by a creditor upon a debtor to pay a certain sum of money after a certain period of time. ठीक है? Features, it should be always in writing. It should contain an unconditional order. It should specify the name of the person to whom the bill is payable, amount of the bill, period of the bill. Details होनी चाहिए. It should be dated. Should be signed by both the parties. Before the acceptance, the sign of the debtor, bill is called the bill of exchange, not a bill but a draft. ठीक है? यहाँ तक parties to the bill of exchange. How many parties are there? 3. Drawer. Who is the drawer? Who is the drawer? He is the creditor or the person who has to receive the amount of the bill. He is the person who will draw or write the bill. Understood? Drawee. He is the debtor or the person who has to pay the amount of the bill. He is the person who will accept the bill. After drawee accepts the bill, he is called as acceptor. How can drawee become paid? Drawee जब साइन करता है तो उसको एक्सेप्टर बोलते हैं, बट वो एक ही बंदा है, कोई अलग नहीं है। साइन करता है तो एक्सेप्टर, इज वन एंड द सेम थिंग।
Paying कौन है? Is the person who will finally receive the amount of the bill. However, if the bill is retained by the drawer, then drawer and paying will be the same. Are you clear with that? Any doubt? ड्रॉवर को पैसा लेना है, ड्रॉवर को पैसा देना है, पेई वो है जिसको अल्टीमेटली पैसा मिलता है. Acceptance of bill, first point. A bill of exchange is said to be accepted, needs to be accepted unless and until it is accepted, is not liable for payment. मतलब साइन नहीं किया तो पेमेंट के लिए लायबल नहीं है. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हाट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? जिस डेट पे उसने, किसने? ड्रॉइंग. डेट ऑफ ड्रॉइंग का मतलब जिस डेट पे बिल बनाया ड्रॉवर ने साइन. मैं ड्रॉवर है, आज बिल बना 9 अप्रैल, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग इज आज 9 अप्रैल. इसके पास 11 अप्रैल को बिल पहुंचा, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 11 अप्रैल. जिस दिन वो साइन करता है वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन मैं साइन करता हूं वो डेट ऑफ ड्रॉइंग. डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट. लीगल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट. नॉमिनल मतलब 2 महीना या 25 दिन जो भी है. लीगल ड्यू डेट मतलब एट 3 days ऑफ ग्रेस. ऑनर डिसऑनर समझ में आया? द डेट ऑन व्हिच ड्यू डेट में बिल पे किया, ड्यू डेट पे नहीं पे किया. नोटिंग, नोटरी चार्जेस, नोटरी पब्लिक. नोटिंग इज द प्रोसेस, नोटिंग चार्जेस आर द एक्सपेंसेस, नोटिंग नोटरी पब्लिक इज द ऑफिसर. अगर डिसऑनर हो गया तो जाना है कोर्ट के थ्रू. तो एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, मतलब एक को दूसरे को. हाँ, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल मतलब फॉरवर्डेड इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर. डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, सोल्ड द बिल टू द बैंक. बैंक फॉर कलेक्शन मतलब वसूली बाय सर्विसेज. रिटायरमेंट ऑफ अ बिल मतलब जल्दी पे कर दिया. होल्डर एंड होल्डर डिवोर्स बाकी है, मैं बताऊंगा, लीगल टर्म है. आफ्टर डेट बिल मतलब ड्यू डेट ड्राइंग के एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर नॉर्मल वाला. आज ड्रॉ किया, यहाँ से 2 महीना 3 महीना, दैट इज आफ्टर डेट. व्हाट इज आफ्टर साइड बिल? उसने एक्सेप्ट किया, वहां से 2 महीना, दैट इज आफ्टर साइड. ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. एट साइड और ऑन डिमांड बिल, जब मांगेगा तब पैसा देना पड़ेगा, बराबर है. इनलैंड बिल विद इन इंडिया, फॉरेन बिल आउटसाइड. रेन्यूअल मतलब अगर नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए नहीं दे पा रहा है तो एक्सटेंशन ऑफ द. पीछे आ जाओ ब्लॉक लेटर्स वाला. जनरल एक्सेप्टेंस वर्सेस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. फर्स्ट, कैन यू सी दैट? व्हाट इज द जनरल एक्सेप्टेंस? ये हमने जो भी डिस्कस किया ना, ये सब जनरल एक्सेप्टेंस. बिल है ना, 2 प्रकार से एक्सेप्ट कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस? साइनिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, बराबर है. अगर मैंने बिल ड्रॉ किया, ईशा ने सपोज टू पे मी 20,000 रुपीज आफ्टर 2 months, इसने साइन कर दिया चुपचाप, इट्स कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस. बट ईशान ने बोला कि सर जी मैं 2 महीने में तो नहीं, आपको 3 महीने बाद पैसे दे सकता हूं, चलेगा क्या? मैं बोला चलेगा. तो उसने कंडीशन डाली, पेएबल आफ्टर 3 महीने. मुझे वो कंडीशन चलना चाहिए. फिर उसने साइन किया, देन इट्स कॉल्ड एज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस और अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. कंडीशनल और क्वालिफाइड मतलब मुझे वो कंडीशन चलना चाहिए तो, और एक बार साइन कर दिया उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकता. जरूरी नहीं कि 2 का 3 महीना करे, वो ऐसा भी 2 का 1.5 महीना भी कर सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है. तो कंडीशन कोई भी डाल सकता है. इट कैन बी कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 का 3 महीना, 2 का 1.5 महीना. कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट, 20,000 का बिल है, वो बोलेगा सर जी मैं आपको 5,000 कैश दे देता हूं, 15 का बिल बना, 15 का बिल बना, तो अमाउंट चेंज कर दिया. समझ में आ रहा है? 25 का भी बना सकता है ट्रेड रिलेशन के हिसाब से. तो अगर कोई चेंज करके वो साइन करता है, मुझे वो कंडीशन मान्य होनी चाहिए तो ही. अगर मान्य है तो मतलब है, नहीं तो मतलब नहीं है. इज इट क्लियर? तो इफ द कंडीशन मेरे को चलता है तो you can put that condition and sign it. Then it's called as which acceptance? Conditional या फिर qualified acceptance. Got it? Without any condition? General acceptance. Is this clear? Hello? So general and conditional acceptance, qualified acceptance, okay? With some condition qualified. It can be time का, it can be amount का, it can be place का condition. He can tell me कि मैं दिल्ली में रहूंगा, तो बिल पे लिखा है बॉम्बे, प्लीज दिल्ली कर लो, मैं दिल्ली में आपको पेमेंट कर दूंगा, या आप दिल्ली से कलेक्ट कर लो, या बॉम्बे में पूना में रहूंगा तो पूना से कलेक्ट कर लो. दैट वे दोनों को अलाउ
अलाउेबल है कंडीशन तो डाल सकता है। तो विदाउट एनी कंडीशन जनरल, विद कंडीशन क्वालिफाइड या फिर कंडीशनल एक्सेप्टेंस, इट इज वन एंड द सेम। ओके, एंशिएंट टाइम्स इंडिया में बिल ऑफ एक्सचेंज का एक नाम कहा जाता था हुंडी। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, एंशिएंट इंडियन नेम फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज इज हुंडी, HUNDI, हुंडी। कौन सा एक्ट गवर्न करता है? मतलब अगर उसने पैसा नहीं दिया, एक्सेप्टेंस में मना कर दिया, डिले कर रहा है, केस फाइल किया, तो लॉ कहां दिया हुआ है, क्या क्या सजा देनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ तो क्या डिसीजन लेना है, ये सब किसमें दिया हुआ है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। डेज ऑफ ग्रेस पता है आपको? 3 days ऑफ ग्रेस ऑफ नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट। ट्रेड बिल वर्सेस अकोमोडेशन बिल। What is a trade bill and what is an accommodation bill? Trade bill and accommodation bill, हमने जो बिल साइन और एक्सेप्ट किया इसको बोलते हैं ट्रेड बिल। क्या बोलते हैं? मतलब देयर वॉज अ ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रॉवर एंड द ड्रॉइंग। ट्रेड रिलेशनशिप मतलब मैंने उसको एक्चुअली गुड्स बेचा था और उसने वो गुड्स खरीदा था, तो वो जेन्युइनली मेरा डेटर था, उसको पैसे देने थे, इसलिए उसने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया एज एन एसेट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेड बिल। व्हाट इज अकोमोडेशन बिल? व्हाट इज अकोमोडेशन बिल? यू नो, मैं और हितांशु हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हमें पैसे की जरूरत है। वी नीड लेट अस से 1 lakh rupees like a loan for 3 months. We need 1 lakh rupees as a loan for 3 months. Now process of loan अभी थोड़ा इजी हो गया, पहले बहुत डिफिकल्ट था। लोन का पेपर सपोज करो, गारंटी रखो, सिक्योरिटी रखो, ये करो वो करो, फलाना टिपका सब करो, फिर जाके लोन मिलता था, वो भी बहुत कम वैल्यू। तो लोन का मतलब अभी बहुत सिंपल हो गया, पहले बहुत टफ था। तो तब क्या करते थे लोग? अकोमोडेशन बिल, मतलब आई विल ड्रॉ बिल ऑन हितांशु। मैंने उसको माल वाल कुछ बेचा नहीं है, ही इज नॉट माई डेटर, बट आई विल ड्रॉ बिल ऑन हितांशु। हितांशु विल साइन इट एंड एक्सेप्ट इट। I will go to the bank and collect 99,000 rupees today या 98,000 rupees today। मिल गया? 49 मैं रखेगा, 49 उसको दे देगा। 3 महीने बाद बैंक किसके पास जाएगा पैसा लेने को? तो 1000 रुपया डिस्काउंट वो शेयर किया, मैं उसको ड्यू डेट आने से 1-2 दिन पहले 50,000 दे देगा। मेरा 49 प्लस 1,000 का एक्सपेंस। नहीं समझा? मैंने 1 लाख का बिल बनाया, उसने एक्सेप्ट किया, मैं बैंक में गया, उसी दिन डिस्काउंट करवा दिया, मेरे को 98,000 मिल गया। 49 मैं रखा, 49 उसको दे दिया, हम दोनों ने वापरा 49 50 लाख रुपया चाहिए था दोनों मिला के। फिर 3 महीने बाद 1000 रुपये एक्सपेंस वो मेरे करेगा 1000 में, तो वो 50 जमा रखेगा अपना, मैं भी उसको 50 दे देगा, ही विल पे 1 लाख टू द बैंक। सब खुश, लोन भी आ गया, 3 महीने का काम भी हो गया। सो ये प्रोसेस थोड़ा इजी होता था एज कंपेयर टू टेकिंग अ लोन। बट इसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आपको अर्जेंटली ज्यादा पैसा चाहिए और सब फॉर्मेलिटी कम करनी है तो यू कैन डिस्काउंट चार्जेस ज्यादा पे करो, और अगर आपको नहीं करना है तो यू कैन take a loan also. It's like taking a loan for 3 months. India में this is not legal. मतलब अब्रॉड में है, अब्रॉड में आपको लीगल राइट्स भी है, इसका वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट वो उसको सपोर्ट करता है। बट इंडिया में तो अगर आपका अकोमोडेशन बिल है और बाई चांस मैं भी भाग गया, वो भी भाग गया, या ड्यू डेट के लिए वो भाग गया, दोस्ती यारी पानी में, तो मेरे से बैंक में पैसा ले लिया और मैं कोर्ट केस करेगा, वो भाग गया, 50,000 रुपये मेरे को चाहिए। अकोमोडेशन बिल के केस में वो लोग कोई सपोर्ट करता नहीं। ओके, तो लीगल राइट्स अपना अपना देख लो भाई, और फिर जाओ अकोमोडेशन बिल बनाने का। इट्स अ रिस्की थिंग। ओके, तो
Accommodation bill means what? There is no trade relationship between buyer and कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है. बात समझ में आई? ये लो. ट्रेड रिलेशन, ट्रेड बिल में क्या होता है? बाइंग सेलिंग का रिलेशन. अकोमोडेशन में इट फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, फाइनेंशियल अकोमोडेशन के लिए ये बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट किया है. Got it. I'll give you 10 minutes. Please go through the entire theory which I have discussed till now. Except for one point I think I have left, holder and holder in due course. उसको मैंने छोड़ा है. लीगल टर्म में बाद में एक्सप्लेन करूंगा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते वक्त. सो बाकी प्लीज गो थ्रू कीजिए, अच्छे से पढ़िए. कुछ ना समझ में आए अभी के अभी पूछ लीजिए. गो थ्रू इट ध्यान से. खुद को समझाइए. इंग्लिश पढ़ के खुद को समझ में आना चाहिए. और जस्ट लाइक 11th स्टैंडर्ड आपको ऑब्जेक्टिव्स में है ना, वही आएगा मैक्स टू मैक्स. वन सेंटेंस आ सकता है या ट्रू ऑफ वर्ड्स विथ रीजन. विथ रीजन आए तो 2.5 मार्क का रीजन आता है, तो वो 2.5 मार्क का रीजन है, उधर लिखना पड़ सकता है. या वन सेंटेंस आंसर इन ब्रीफ, लॉन्ग आंसर ऐसा कुछ आने वाला. एंड दिस यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. मतलब वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाला जो आंसर आता है वो वाला आंसर लिखना पड़ेगा. ऐसा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाला आंसर विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स के बाद. एकदम ओन वर्ड्स नहीं चलेगा. तो समझ लो, सबका मीनिंग समझ लो. सर एचआर के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक डाल दीजिएगा. अभी तो बोर्ड से ना बेटा, 11th का पेपर कल है. हाँ स्टैंडर्ड एचआर इज ओनली स्टैंडर्ड. सर हमने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड ही होगा, ऐसा ही है. सोचो स्टैंडर्ड except for NM मिठी भाई होता है. everyone follow standard text. 12th में भी है ना, बोर्ड फॉलो स्टैंडर्ड टेक्स्ट. No, units and all. Units and this. 12th में आपका यूनिट टेस्ट नहीं होता. 12th में आपका यूनिट टेस्ट नहीं होता, सीधा सेमेस्टर्स होगा. दैट विल बी इन अक्टूबर. एक सेमेस्टर होगा अक्टूबर में. दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है. मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं. सर सेमेस्टर में फेल हो गए, चलेगा. सर सेमेस्टर में बाहर गांव चले गए, चलेगा. सर सेमेस्टर बिना पढ़े दिया, दौड़े. कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. कॉलेज का मार्क्स का सर प्रीलिम्स नहीं देंगे, चलेगा. सर कॉलेज का प्रीलिम में कम मार्क्स आया, कोई फर्क पड़ने वाला. मैंने आपको शुरू में बताया 2 चीजें हैं. 80 मार्क्स ऑफ योर बोर्ड्स एंड 20 मार्क्स ऑफ योर एबीटी. इज्जत से देने का, प्रोजेक्ट इज्जत से सबमिट करने का, अटेंडेंस. बाकी कोई चीज मैटर करने वाली, देने का एग्जाम ऐसा नहीं है बोला सबने. बट इज्जत से देने का प्रैक्टिस होएगा. प्रैक्टिस होएगा तो सेमेस्टर प्रीलिम्स सब देने का, पर वो काउंट ही होने वाला है. समझा? प्रीलिम्स आपका होता है जनवरी और सेमेस्टर होता है अक्टूबर, बस और कुछ. ठीक है. और बोर्ड फॉलो करेगा स्टैंडर्ड, लेकिन अपना शीट, अपना पेपर थोड़ा उससे हायर लेवल रहेगा. तो आपका प्रैक्टिस में थोड़ा हाई लेवल से ही करवाऊंगा. खाली बोर्ड जैसा कचरा नहीं करना है अपने को. इज्जत से कंसेप्चुअली पढ़ना है, आगे कुछ काम आए, हायर स्टैंडर्ड्स में काम आए, नॉलेज भी गेन करना. दैट शुड बी द टारगेट. तो मैं कुछ एक्स्ट्रा करवाऊं तो रोने का नहीं. सर ये सब बोर्ड में नहीं है, ये सब ये नहीं है, मेरे को नहीं करने का. वो म्यूनसिपैलिटी बोर्ड लेवल बन के रह जाएगा, वैसा नहीं बनने का. ठीक है. थोड़ा इज्जत से पढ़ाई करना 12th में, अभी लेवल बनाना. सर अगर मैंने बैंक से डिस्काउंटिंग करवाया, हाँ, और अमाउंट बड़ा है, अमाउंट बड़ा है, हाँ, हाँ, फिर तो मैं- बैंक सिक्योरिटी मांगता है. फिर मैं निकल गया तो मैंने अकोमोडेशन बोला था, उससे पहले मैंने रथ में प्लानिंग कर लिया था ये. आज ही पेट्रोल कर देते 5 लाख का. चलो येड़ा बात. 5 लाख में क्या होगा? किधर जाओ? कच्छ. 50-60 लाख का फिर जाएगा लास्ट में. उधर ही भागेगा. चलो हो गया सर. देखो फटाफट गो थ्रू करो.
सिक्योरिटी मांगता है बैंक। कार गिरवी रखो, गोल्ड गिरवी रखो, प्रॉपर्टी गिरवी कितने का ही 50 लाख का थोड़ी मांगेगा, 50 लाख का होता तो वही बेच के नहीं लेगा। ऑलमोस्ट इतना वैल्यू का चलता है तो प्रॉपर्टी है तेरे पास 50 4 लाख लाख का तो प्रॉफिट होगा ना। नहीं, if you are keeping a property of let's say 50 lakhs गिरवी, if you want to sell it you won't get 50 lakhs, उसको गिरवी रख के get 50 लाख का डिस्काउंट प्रॉपर्टी 50 लाख का है तो फिर लेने का 60 लाख देगा थोड़ी बैंक। उससे ज्यादा वैल्यू कभी नहीं देगा, उतना वैल्यू का भी बैंक दे सकता है। ये सिक्योरिटी सर तो वो भी अच्छा ही हुआ ना, प्रॉपर्टी 50 लाख में बिकने वाला है, उससे तो ले लिया 50 लाख बैंक से। बैंक वेरीफाई करेगा, उसको लगता है 50 लाख आएगा तो ही दे देगा 50 लाख। वो तो सोच के ही चलेगा तू भागने वाला भाग गया तो क्या, उतना पैसा पहले से सेफ्टी में रखते, कोई तो बैंक चलेगा नहीं तो खत्म है ना। ध्यान रखने का ये सब, बिना सिक्योरिटी का लोन नहीं देगा। दोस्ती यारी अपनी जगह, लोन का पैसा अपनी जगह। चलो गो थ्रू करो, ध्यान से देख लो। ऐसा नहीं है कि टेम्पररी याद रखा, रैम में नहीं रखा, रोम में कंप्लीटली याद रहेगा, पूछो आप। परफेक्टली याद रखा। उसी ना जी चार भाई हो